we firmly support Philippines in the upholding of its national sovereignty. अभी आप भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को सुन रहे थे, जिन्होंने 26 मार्च को मनीला में कहा, भारत राष्ट्रीय संप्रभुता कायम रखने में फिलीपींस का पूरा समर्थन करता है। आप कहेंगे ये तो आम बयान है। संप्रभुता किसी राष्ट्र की अनिवार्य अहर्ता होती है। जैसे भारत एक संप्रभु देश है क्योंकि भारत से जुड़े फैसले लेने का अधिकार किसी दूसरे देश को नहीं है। ऐसे ही फिलीपींस के साथ भी है। जयशंकर तो बस वही दोहरा रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन फिलीपींस की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की साजिश कर रहा है। भले ही एस जयशंकर ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर समझदार को इशारा ही काफी था। चिंगारी जहां पहुंचनी थी पहुंच चुकी थी। कहां? चीन में। दरअसल चीन और फिलीपींस के बीच साउथ चाइना सी को लेकर विवाद चल रहा है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में हारने के बावजूद चीन फिलीपींस के कुछ द्वीपों को अपना बताता है। इसको लेकर दोनों के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं। उनके जहाज आपस में टकरा चुके हैं। इधर भारत के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश पर दावा पेश किया था। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। दावों और आपत्ति का सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है, मगर अब भारत ने आपत्ति से आगे जाने का फैसला किया है। उसने चीन की दुखती नस पकड़ ली है। चीन का लगभग सभी पड़ोसियों के साथ सीमा को लेकर झगड़ा है। आमतौर पर भारत किसी का पक्ष लेने से बचता था, इसलिए मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने सबको चौंका दिया। इसका असर चीन में भी दिखाई दिया। 26 मार्च को राजधानी बीजिंग में एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां एस जयशंकर के बयान से जुड़ा सवाल पूछा गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, समुद्री सीमाओं से जुड़े मसले संबंधित देशों तक सीमित होते हैं, इसमें किसी तीसरे देश को दखल नहीं देना चाहिए। तो आज हम जानेंगे एस जयशंकर के बयान पर चीन क्यों भड़का, चीन और फिलीपींस के बीच कैसा विवाद चल रहा है और क्या भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात फिलीपींस की। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। फिलीपींस दक्षिण पश्चिम एशिया में बसा एक द्वीपीय देश है। 7000 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। पूरब में फिलीपींस सागर है, पश्चिम में साउथ चाइना सी और दक्षिण में सेलेब सी पड़ता है। फिलीपींस की जमीनी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। समुद्री सीमा किस किस से मिलती है? ताइवान, जापान, चीन, पलाऊ, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम। फिलीपींस की आबादी लगभग 11.5 करोड़ है। 90% लोग ईसाई हैं, लगभग 6.5% इस्लाम को मानते हैं, बाकी में दूसरी मान्यताओं के लोग आते हैं। आधिकारिक भाषा फिलिपिनो और अंग्रेजी है। राजधानी है मनीला। ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। पहले नंबर पर कुजौन का नाम आता है। नई दिल्ली से मनीला की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर है। घड़ी के हिसाब से फिलीपींस 2.5 घंटे आगे है। जब यहाँ सुबह के 9:30 बजते हैं, तब वहाँ रात के 12 बज रहे होते हैं। ये तो हो गया भूगोल। अब इतिहास भी जान लेते हैं। 16वीं सदी का किस्सा है। पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन पूरब दिशा की तरफ रवाना हुआ। वो भारत और इंडोनेशिया तक आया। जब मैगलन वापस लौटा तो उस पर तस्करी का इल्जाम लगा। फिर पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने उसका अगला टूर कैंसिल कर दिया। मैगलन इस दफा यूरोप के पश्चिम में जाना चाहता था, नई जमीन की तलाश में। जब मैनुअल ने उसकी बात नहीं सुनी, वो पुर्तगाल के दुश्मन देश स्पेन चला गया। वहां के राजा ने उसकी मदद की। इस दफा मैगलन 1519 में निकला। 1 बरस बाद समंदर में भटकने के बाद वो चिली पहुंचा। वहां कुछ कारोबारियों और नाविकों को छोड़ वो आगे बढ़ गया। फिर मार्च 1521 में उसकी टोली फिलीपींस के तट पर उतरी। वो इस जमीन पर पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। उसने स्पेन के लिए फिलीपींस को हथियाने की कोशिश की, मगर वो स्थानीय कबीलों की लड़ाई में उलझ गया और एक दोपहर जहरीले तीर का शिकार हो जमींदोज हो गया। मैगलन तो मर गया, लेकिन उसने स्पेन को एक नई जमीन का रास्ता दिखा दिया था। 1565 में स्पेन ने फिलीपींस में पहली कॉलोनी स्थापित की। स्पेन का शासन यहाँ 1898 तक चला। फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका का शासन चला 1941 तक। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में जापान की हार हुई, उसे बाहर जाना पड़ा। जुलाई 1946 में फिलीपींस को आज़ादी मिल गई। हालांकि तब भी अमेरिका का प्रभुत्व बरकरार रहा। फिर 1965 आया। जापान के खिलाफ युद्ध का एक कथित हीरो राजनीति में चमका। उसका नाम था फर्डिनेंड इमैनुअल एड्रेलिन मार्कोस। उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना के खिलाफ बंदूक उठाई थी। लड़ाई खत्म होने के बाद वो वकील बना, फिर राजनीति में आया। 1949 से 1959 तक देश के निचले सदन का सदस्य रहा। 1959 में सेनेटर बना। 1965 में वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ और सबको चौंकाते हुए चुनाव भी जीत लिया।
मार्कोस की सफलता के पीछे उसके कई मनगढ़ंत दावे थे। उसने हमेशा इस बात का प्रचार किया कि वो फिलीपींस का सबसे डेकोरेटेड वॉर टाइम हीरो है। मार्कोस ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने का भी दावा किया था। उसके दावे बाद में झूठे साबित हुए। उसने कई ऐसे मोर्चों पर असाधारण साहस दिखाने की बात कही थी जो असलियत में कभी हुए नहीं थे। मार्कोस ने झूठ और हिंसा के दम पर अपनी सत्ता बचाए रखी। हालांकि एक रोज जनता उससे ऊब गई। सेना का एक धड़ा भी उसके खिलाफ हो गया। फिर फरवरी 1986 में उसको अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भागना पड़ा। जाते जाते वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने साथ ले गया। इसे सरकारी खजाने से की गई सबसे बड़ी चोरियों में गिना जाता है। 1989 में विदेश में ही मार्कोस की मौत हो गई। कुछ बरस बाद फिलीपींस सरकार ने मार्कोस परिवार को वापस लौटने की इजाजत दे दी। उसी मार्कोस का बेटा बोंगबोंग मार्कोस जूनियर जनवरी 2022 से फिलीपींस का राष्ट्रपति है। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? फिलीपींस एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है अमेरिका जैसा, यानी राष्ट्रपति सरकार और राष्ट्र दोनों के मुखिया हैं। सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी वही होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के वोट से होता है। कार्यकाल 6 बरस का। एक व्यक्ति अधिकतम एक कार्यकाल में राष्ट्रपति रह सकता है। सरकार की शक्तियां 3 अंगों में विभाजित हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका यानी कानून का पालन कराने वाली इकाई, इसकी कमान होती है राष्ट्रपति के पास। विधायिका यानी कानून बनाने का हक संसद के पास है। फिलीपींस की संसद का नाम कांग्रेस है। इसमें 2 सदन है। निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जबकि ऊपरी सदन को सेनेट कहते हैं। न्यायपालिका बाकी दोनों अंगों से स्वतंत्र मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिलीपींस सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। अब तक आपको फिलीपींस का बेसिक समझ आ चुका होगा। अब जानते हैं फिलीपींस की अहमियत। नंबर 1, लोकेशन। आपको नक्शे पर दिख रहा होगा, फिलीपींस चीन के पूरब में है। ये इकलौती दिशा है जिधर चीन की सीमा समंदर से मिलती है। इसी रास्ते से चीन पूरी दुनिया से व्यापार करता है। यहीं से वो बाकी जगहों पर अपनी फौज भेज सकता है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। चीन के पूरब में जापान और साउथ कोरिया भी हैं। ये दोनों अमेरिका के जिगरी दोस्त हैं, इसलिए वे चीन को घेरने में उसकी मदद करते हैं। फिलीपींस इस घेराबंदी की सबसे अहम कड़ी है। इसके अलावा अगर कभी चीन ने ताइवान पर हमला किया, उस स्थिति में फिलीपींस का इस्तेमाल बेस की तरह किया जा सकता है। फिलीपींस में अमेरिका की फौज 5 जगहों पर मौजूद है। वे रेगुलर इंटरवल पर जॉइंट ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास भी करते रहते हैं। नंबर 2, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है। कच्चा तेल, गैस और मछली यानी एनर्जी और फूड सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम यहाँ पर है। साथ ये इंडो पैसिफिक थिएटर को कंट्रोल करने का जरिया भी है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 इसी रूट से गुजरता है। नंबर 2, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है। कच्चा तेल, गैस और मछली यानी एनर्जी और फूड सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम यहाँ पर है। साथ ही ये इंडो पैसिफिक थिएटर को कंट्रोल करने का जरिया भी है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 इसी रूट से गुजरता है। चीन साउथ चाइना सी के लगभग 90% हिस्से को अपना बताता है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश ऐसा नहीं चाहते। उनके सामरिक हितों के लिए नुकसानदेह है। इसमें भी फिलीपींस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चीन के दावे को खारिज कर चुके हैं। उसने फिलीपींस के हक में फैसला सुनाया था। ये अलग बात है कि चीन उस फैसले को नहीं मानता। हालांकि ये पश्चिमी देशों को चीन को घेरने का बहाना जरूर देता है। हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से बात की। पूछा, जियोपॉलिटिक्स में फिलीपींस की अहमियत क्या है? भारत के लिए फिलीपींस से दोस्ती कितनी जरूरी है? देखिए, पूरे विश्व का जो ध्यान है, खासकर भू राजनीति के नजरिए से पिछले करीब 1 दशक से वो हिंद प्रशांत सागर में है। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो या जर्मनी हो, कनाडा हो, जापान हो, कितने भी बड़ी शक्तियां हैं, सभी ने अपनी एक हिंद प्रशांत सागर को लेकर रणनीति तय की है और बहुत से दस्तावेज जारी किए हैं। उसका खास कारण यह है कि ये हिंद प्रशांत सागर का जो क्षेत्र है, विश्व की आर्थिक जो वृद्धि दर है वो इन देशों की तेजी से आगे बढ़ी है और उससे सामाजिक परिवर्तन हुआ है। और उसके साथ साथ इन्हीं देशों में देखें, चीन का जो दबदबा है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। उसकी जो आर्थिक साझेदारी इन देशों से बहुत तेजी से बढ़ी है और चीन को बहुत से पश्चिमी देश एक चुनौती के नजरिए से देखते हैं। इसीलिए क्योंकि पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ केंद्रित है, उसी के चलते भारत की भी, चाहे वो आप एक्ट ईस्ट की नीति को ले लें या फिर अब हाल ही में जो भारत की हिंद प्रशांत सागर को लेकर रणनीति है, उसको लेकर भारत की जो उभरती हुई छवि है और जो साख है, उससे इन देशों में अपेक्षा भी भारत से है और भारत की अपने हितों में भी है कि इस क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है,
या चीन की जो सांझी चुनौती है, ये सब देश मिलकर कैसे उससे योजना चाहते हैं, उसमें अपनी तालमेल अच्छे से बनाए। इसीलिए लगातार भारत इन सभी देशों से जुड़ता हुआ नजर आता है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चीन और फिलीपींस विवाद का जिक्र अब तक कई बार आ चुका है। इसकी कहानी क्या है? साउथ चाइना सी के रास्ते हजारों बरसों से व्यापार होता आ रहा है। तब चीनी शासकों का प्रभाव आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। इसी को आधार बनाकर 1947 में चीन की सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया। इसमें उसने लगभग पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा दिखा दिया। फिर 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज बनाया। इसमें तय हुआ कि किसी देश की तटरेखा से 370 किलोमीटर समंदर का इलाका उस देश के अधिकार क्षेत्र में होगा। चीन इस पर साइन करने वाले पहले देशों में से था। फिर भी वो इसकी शर्तों को नहीं मानता। वो 9 डैश लाइन के आधार पर अपनी सीमा तय करता है और ये लाइन कई देशों की समुद्री सीमा से ओवरलैप करती है। सबसे अहम है वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस। फिलीपींस ने कई दफा अपनी आपत्ति दर्ज कराई। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। चीन को कहा कि 9 डैश लाइन वाले मैप का कोई लीगल आधार नहीं है। फिर भी चीन ने बात नहीं मानी। उसने फिलीपींस की समुद्री सीमा में कई नए द्वीप बनाए हैं। वहां पर उसने मिलिट्री बेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। वो फिलीपींस के मछुआरों को मछली पकड़ने से भी रोकता है। इसको लेकर कई बार भिड़ंत भी हो चुकी है। 2019 से ये घटनाएं बढ़ती गई हैं। चीनी फौज लेजर लाइट्स और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करती रहती है। इसके चलते हिंसक भिड़ंत का खतरा भी बढ़ा है। हमने एक्सपर्ट से पूछा चीन फिलीपींस से इतना उलझता क्यों है और क्या ये टकराव जंग में बदल सकता है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना संप्रभुता का इलाका समझता है, उस पर दावा करता है और करीब 4 आसियान देशों का इसमें भी दावा है। और वो लगातार जो तनाव है चीन का इन आसियान देशों के साथ, वो 90 के दशक से जब चीन का एक तरह से आर्थिक उदय हुआ तभी से लगातार बना हुआ है। अब जहां तक बात फिलीपींस की है तो करीब पिछले 15 महीनों से लगातार वो चाहे आपस में टिप्पणियां हों या चाहे वो कोस्ट गार्ड्स का जो एक दूसरे को बुली करना हो, कभी कभी बहुत जो जो उनके जहाज हैं वो आक्रामक रुख से पास आकर एक तरह से अपना एक तरह से दबाव बनाना चाहते हैं। तो ये 15 महीने में लगातार तनाव बना हुआ है फिलीपींस का चीन के साथ लेकर। इसको थोड़ा पीछे जाएं तो 2016 जून में एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में है, उसका एक निर्णय आया था कि चीन का जो ये दावा है दक्षिण चीन सागर पर वो अमान्य है, वो उसको माना नहीं जा सकता। और उस वक्त जो राष्ट्रपति थे फिलीपींस के प्रेसिडेंट दुतेर्ते, उन्होंने कहा कि मैं इस आर्बिट्रेशन की ओर ध्यान ना देकर मुझे चीन से निवेश लाने की जरूरत है। तो एक बहुत ऐतिहासिक मौका खो दिया था उस वक्त और फिर से ये तनाव वापस बना हुआ है। और इसके चलते लगातार हमने देखा है कि बहुत सी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हैं और कभी कभी लगता है कि इससे युद्ध भी हो सकता है। तो उसी के चलते आप देखें कि भारत का ध्यान भी इस तरफ हुआ है कि ये तनाव क्यों बना हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। अब इंडिया कनेक्शन की तरफ चलते हैं। फिलीपींस भारत से एक बरस पहले आज़ाद हुआ था। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध 1949 में स्थापित हुए। 1990 के दशक में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की, तब जाकर फिलीपींस को साथ लाने की कोशिशें शुरू हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और सैन्य सहयोग बढ़ा है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के दौरे पर गए। जनवरी 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ 3,500 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। इन मिसाइलों की डिलीवरी इसी बरस शुरू होने वाली है। ये अपने समय में भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील थी। इसके अलावा फिलीपींस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। इसी क्रम में 26 मार्च 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस की संप्रभुता का समर्थन किया। इससे चीन नाराज हुआ। भारत ने संभवतः पहली बार साउथ चाइना सी के विवाद में किसी का पक्ष लिया है। अभी तक वो ऐसा करने से बचता था। कहा जा रहा है ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में आया बड़ा बदलाव है। एस जयशंकर के बयान को किस तरह देखा जाना चाहिए? क्या भारत अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है? एक्सपर्ट से इसे भी समझते हैं। भारत की विदेश नीति में लगातार पिछले दशक में बड़ा परिवर्तन आया एक तरह से। उसमें कह सकते हैं कि जो भारत की रणनीति है, विदेश नीति है, उसमें आप एक कड़ा रुख या फर्म एक तरह से असर्टिव टोन आप उसमें देख सकते हैं। और वो लगातार धीरे धीरे उसमें बदलाव नजर आया है। तो पहले देखें
2015 जनवरी में ही जब राष्ट्रपति ओबामा दिल्ली आए थे तो एक साझा बयान जो उसमें जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि भारत और अमेरिका मिलकर दक्षिण चीन सागर में शांति, संतुलन और सुरक्षा बनाने की और कोशिश करेंगे। उस पर भी चीन नाराज हुआ था उस वक्त। तो लगातार कई बार उस तरह से भारत ने ये कहा है कि भारत के राष्ट्र हित में है ये कि इस पूरे दक्षिण चीन सागर में संतुलन और शांति बनी रहे। पर हाँ, आपने सही कहा कि ये शायद पहली बार है कि किसी एक स्टेक होल्डर, किसी एक देश, आसियान देश का इस तरह से समर्थन भारत के विदेश मंत्री ने किया हो, वो भी उस देश की राजधानी में होते हुए। तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो फिलीपींस की अपनी संप्रभुता को जताने और बचाने के साथ भारत खड़ा है और उसका समर्थन करता है। बीजिंग से जो उसका रिएक्शन है वो उसको और भी जग जाहिर करता है कि शायद भारत की विदेश नीति में ये एक तरह से बदलाव कह सकते हैं कि हुआ है। पर चीन का इस पूरे दक्षिण चीन सागर में लगातार बने रहना केवल संप्रभुता के नजरिए से नहीं, बल्कि उसमें देखें कि बहुत से संसाधन इस क्षेत्र में है। एक तो ये सारी सी लेन्स का एक तरह से केंद्र है व्यापार के लिए, और उसके अलावा एक अमेरिका में, न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स है, उनका एस्टिमेट है कि इस पूरे दक्षिण चीन सागर में करीब करीब ऐसा वो उनका अपना एक एस्टिमेट है कि इस पूरे दक्षिण चीन सागर में करीब 11 बिलियन बैरल जो है वो अनटैप्ड ऑयल है और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस हो सकती है। तो ये संसाधनों की वजह से भी चीन लगातार जो है अपना प्रभाव दक्षिण चीन सागर में बनाना चाहता है। और पिछले 2 दशकों में उसने छोटे छोटे आर्टिफिशियल टापू बनाकर अपना संप्रभुता को जताने की कोशिश की है। क्योंकि इन 2 दशकों में चीन का कोई भी जोर शोर से इसका अपोजिशन नहीं हुआ है, इसलिए वो एक तरह से उनका हौसला और बढ़ा है। और इसीलिए मुझे लगता है ये 15 महीने से लगातार जो तनाव फिलीपींस के साथ चल रहा है, ये उसी का एक नतीजा है। कुछ दिनों पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन आमतौर पर बात आपत्ति जताने तक रुक जाया करती थी। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। क्या इसका असर भारत चीन सीमा विवाद पर पड़ सकता है? ये बात तो जग जाहिर है कि चीन का जिस तरह से आर्थिक उदय हुआ और उसका सैन्य आधुनिकीकरण हो रहा है वहाँ, उसके चलते चीन का जो तनाव है अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ बढ़ा है। भारत के साथ भी तनाव हुआ है और ठीक उसी तरह से ये जो आसियान के देश हैं उनके साथ भी तनाव बढ़ा है। और जून 2020 में जो हमारे साथ तनाव बढ़ा, आप देखें, उसको लेकर ये सोच बनी है भारत में कि क्या भारत को चीन के सभी पड़ोसी देशों के साथ तालमेल बनाकर ये जो सांची चुनौती है सभी की चीन को लेकर, मिलकर उसका कुछ एक तरह से इतना तरीका ढूंढना चाहिए। तो ये सोच तो पहले से ही थी, पर ये एक तरह से उसकी एक उदाहरण कह सकते हैं कि मनीला में भारत के विदेश मंत्री का ये बयान जो है वो एक तरह से इसी नीति की ओर संकेत करता है। हालांकि इन सब देशों से ये भारत की और एक तरह से अपेक्षा तो थी ही कि भारत चीन का सबसे शक्तिशाली और बड़ा पड़ोसी देश है, और जिस तरह से भारत पिछले 4 सालों में खड़ा हुआ है चीन के सामने, तो एक अपेक्षा भी बनी हुई थी ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र के देशों की कि भारत को शायद उनसे तालमेल बढ़ाना चाहिए। और इसी समय में आप देखें लगातार भारत की आसियान देशों से जो तालमेल है, कोऑपरेशन है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, कई क्षेत्रों में आप देख लें, वो लगातार उसमें बदलाव आया है। हाल ही में फूड सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य में लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, मैरीटाइम और डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भारतीय जो नेवी है उसने 2019 में सबसे पहले एक जापान और अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किए थे। 2021 में फिर भारतीय नेवी ने मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस तरह का सेना अभ्यास दक्षिण चीन सागर में किया। और पिछले साल फिर मई में 9 आसियान देशों के साथ भारतीय नेवी ने फिर से अभ्यास किए। तो ये भारत की बढ़ती हुई प्रेजेंस उस क्षेत्र में और भारत की बढ़ती हुई जो
रक्षा सुरक्षा की तालमेल साझेदारी है, उसमें सबसे ज्यादा तो पिछले साल जून में जो 100 ब्रह्मोस फिलीपींस को देने का जो एक संधि हुई थी 375 मिलियन डॉलर्स की, और उसी तरह की बातचीत वियतनाम से भी चल रही है। तो डिफेंस के जो रक्षा का जो साझेदारी है उसमें भी बड़ी तेजी से बदलाव आया है। तो भारत एक तरह से अब स्टेक होल्डर नजर आता है कि इस तरह से किस तरह से भारत योगदान दे सकता है दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखने के लिए। तो वो लगातार परिवर्तन का एक ये उदाहरण है कि आज इस तरह से भारत फिलीपींस को अपना समर्थन एक तरह से दर्शाता है। भारत से पहले अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन भी फिलीपींस की संप्रभुता के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं। अमेरिका और जापान तो भारत के साथ क्वाड का हिस्सा भी हैं। क्या एस जयशंकर के बयान को क्वाड देशों की एकजुटता के तौर पर देखा जा सकता है? मैं अक्सर ऐसे कहता हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो कम्युनिज्म के बढ़ने की चिंता पश्चिमी देशों की थी, उसके लिए उन्होंने पहले तो यूरोप में जैसे नेटो अलायंस बनाया, वैसे सीटो और सेंटो अलायंस बनाने की कोशिश की। यहाँ वो नहीं चल पाया, तो आसियान को वो हमेशा से तब से मानते थे कि आसियान एक तरह से केंद्र बिंदु होगा जिसको लेकर साझेदारी बनाई जाएगी इस पूरे क्षेत्र में, ताकि चीन पर कुछ तरह से अंकुश लगाया जा सके। फिर चीन जो है वो आर्थिक शक्ति के नजरिए से भी उभरा, तो उस अंकुश की और जरूरत पड़ी पश्चिमी देशों को। पर 90 के दशक में, अंत में 1997 में जब आर्थिक संकट आया दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, तो चीन ने बहुत सहायता की आर्थिक नजरिए से, और चीन की दोस्ती इन सब देशों से बढ़ गई एक तरह से, खासकर व्यापार और निवेश तो बढ़ ही गया। उसके चलते जो है वो आसियान की जो एकजुट सोच थी चीन पर अंकुश लगाने की, मुझे लगता है उसको थोड़ी हमने कमजोर पाया। और तब से चीन लगातार कोशिश करता है कि इन देशों से द्विपक्षीय बायलैटरल बातचीत करे, और आसियान कभी भी एकजुट होकर चीन के सामने दक्षिण चीन सागर की चुनौती को लेकर खड़ा नहीं हो पाया है। तो उसी के चलते बड़ी शक्तियों ने अब एक क्वाड की तैयारी की कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस एक अपना एक ग्रुप बनाए जो इस क्षेत्र में संतुलन और सुरक्षा बनाने की कोशिश करे, और चीन के बढ़ते हुए दबाव और दबदबे पर एक अंकुश लगाने की कोशिश करें। उन 4 देशों में भारत जो है वो मिलिट्री अलायंस पार्टनर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अलायंस पार्टनर है। तो भारत की तरफ से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शायद भारत थोड़ा उतना जोर शोर से चीन के विरोध में खड़ा नहीं होता है। तो जैसा आपने कहा कि शायद अब ये जो बात भारत ने मनीला में कही है, उससे लगेगा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भारत भी ठीक उसी आवाज में इन सभी देशों की जो संप्रभुता है उसको बचाने और संभालने की बात में जुड़ा नजर आता है। और उसको शायद भारत की अपना तनाव जो चीन के साथ है उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है कि वो भारत अब इन सभी पड़ोसी देशों के साथ तालमेल बनाकर चीन की चुनौती को से सुलझना चाहता है। साउथ चाइना सी में भारत के सामरिक हित क्या हैं और उसको बचाने के लिए किन किन फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए? फिलीपींस के अलावा और किन देशों को साथ लाने की कोशिश हो सकती है? 90 के दशक से ही भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी, जिसमें पूरा ध्यान ये केंद्रित था कि जो तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्थाएं हैं इस क्षेत्र में, जिनको टाइगर इकोनॉमीज कहते थे, उनसे व्यापार और निवेश और तकनीक हस्तांतरण की साझेदारी बनाई जानी चाहिए। पर आप देखें 2014 से फिर उसको एक्ट ईस्ट का नाम दिया गया, जिसका मतलब था कि उसमें और कई दूसरे क्षेत्रों में भी साझेदारी बननी चाहिए, और उसमें खासकर मैरिटाइम सिक्योरिटी में या रक्षा सुरक्षा को लेकर सामरिक साझेदारी बनाने की लगातार कोशिश भारत ने की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व का जो है वो भू राजनीति के नजरिए से इस क्षेत्र पर ध्यान बढ़ा है। बहुत से बड़ी शक्तियों ने अपने अपने दस्तावेज और रणनीति को लेकर बहुत से दस्तावेज जारी किए हैं। तो इसलिए भारत भी एक तरह से उभरती हुई शक्ति है इस क्षेत्र में। तो भारत का भी ध्यान और साझेदारी, हिस्सेदारी इन सभी देशों से बढ़ी है। और इसी के चलते आप देखें कि अब इन देशों में भारत के प्रति कुछ अपेक्षाएं भी हैं कि भारत से वो कुछ उम्मीद करते हैं कि भारत उनकी जो चुनौतियां हैं उनको सुलझाने में उनके साथ खड़ा होगा। और भारत क्योंकि अब 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था विश्व में है और तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था होने वाला है,
तो भारत की क्षमता जो है वो भी शायद अब अलग है, दूसरी तरह से है कि भारत किस तरह से अपना योगदान कर सकता है इन सभी देशों से मिलकर चीन पर अंकुश लगाने के लिए और ये कोशिश करने के लिए कि चीन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में जो मापदंड बने हुए हैं उनको उनकी मान्यता को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करे, अपना जो हिस्सेदारी है, अपना जो उसका विदेश नीति है उसको उन मापदंडों के हिसाब से बनाए। फिलीपींस के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। 26 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बस पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 चीनी इंजीनियर थे। वे केपीके के दासू बांध प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ये बांध चीन की मदद से बन रहा है। चीन ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी दूतावास ने कहा कि मामले की जांच हो और जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी पूरी कैबिनेट इस्लामाबाद में चीन के दूतावास पहुंची, ये भरोसा दिलाने के लिए कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। 27 मार्च को शहबाज ने कैबिनेट और फौज के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। इसके बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान हुआ। ये टीम घटना की जांच करेगी। अभी तक किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि पाकिस्तान सरकार और पाक आर्मी ने विदेशी तत्वों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी सेनेगल से है। सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। राजधानी डकार है। आबादी 1,70,00,000। फ्रेंच भाषा बोली जाती है क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का उपनिवेश रहा है। सेनेगल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बसीरू डियोमाय फेय ने इतिहास रच दिया। वो अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश के सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनकी उम्र महज 44 साल है। बसीरू को चुनाव से कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा किया गया था। उनकी कहानी क्या है? 25 मार्च 1980 को जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई में तेज थे। लॉ में मास्टर्स किया। कुछ समय वो टैक्स इंस्पेक्टर भी रहे। साल 2019 से सक्रिय राजनीति में है। 2023 में सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने और एक मानहानि के केस में जेल हुई थी। जेल जाने के बाद उनका नाम उभर कर सामने आया। नौजवानों ने उनका खूब साथ दिया। उनको एक और विपक्षी नेता उस्मान शोंको का समर्थन भी मिला था। शोंको ही राष्ट्रपति के दावेदार थे, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा था। तब उन्होंने बशीरू का समर्थन किया। अब बशीरू 44 की उम्र में सेनेगल की कमान संभालेंगे। ऐसा नहीं कि अफ्रीका महाद्वीप में उसे कम उम्र के हेड ऑफ द स्टेट नहीं हुए हैं। इब्राहिम तरोर की उम्र महज 36 साल है। वो बुर्किना फासो के सैन्य कमांडर हैं। 30 सितंबर 2022 में तख्ता पलट के बाद उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली हुई है। मोहम्मद डेबी 2021 से चाड के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। उम्र 39 साल। 2021 में उनके पिता इदरीस डेबी की मौत हो गई थी। मौत के वक्त वो मुल्क के राष्ट्रपति थे। पिता की मौत के बाद मोहम्मद ने खुद को ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। माली के कर्नल असीमी गोइता की उम्र 41 साल है। 2021 से माली के सुप्रीम लीडर हैं। वो भी तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे। गिनी की सैन्य कमांडर मामाडी दुम्बाया की उम्र भी 44 साल है। वो 2021 से तख्ता पलट के बाद से देश चला रहे हैं। यानी बशीरू से कम उम्र के कई हेड ऑफ द स्टेट हैं, मगर कोई ऐसा नहीं है जिसने जनता के वोट से ये कुर्सी हासिल की हो। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और ज़रूरी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।